ये है बोलते पन्ने और आप सुन रहे हैं आज के अखबार, ताकि आप जान पाएं स्याही से रंगे पन्नों में छपी खबरों का सच। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। आप सुन रहे हैं आज के अखबार और बात कर रहे हैं हम 23 अगस्त के अखबारों के बारे में। ऐसी कौन सी घटनाएं थी जो 22 अगस्त को हुई और इन्हें 23 अगस्त के एडिशन में प्रमुखता से लिया गया, या कौन सी ऐसी खबरें थी जो प्रमुख होने के बावजूद प्रमुखता से अखबारों में नहीं छपी। पहले हम बात कर लें कि कौन कौन सी घटनाएं इस दिन हुई। तो दो बड़ी अहम खबरें थीं 22 तारीख की कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों को सरकार बैन करने जा रही है। UAPA के तहत ये प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। केंद्र सरकारों का जो रुख रहा है अभी तक, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बहुत अहमियत देती आई हैं। ऐसे में इसे बैन किया जाना अपने आप में एक अहम एंगल बनता है जो आगे तय करेगा जम्मू कश्मीर की राजनीति। बात करेंगे इस बारे में। दूसरी अहम खबर थी कि इस दिन 400 लोग लौटे काबुल से, जिनमें 35 बच्चे भी शामिल थे। तो शुरू कर रहे हैं हम दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर ने इन्हीं बच्चों की कुछ तस्वीरें लेकर टॉप बॉक्स लगाया और लिखा कि ऐसी मासूमियत सिर आंखों पर। इन बच्चों ने इतनी सी उम्र में इतना कुछ जो अपने देश में देखा है, अपना घर परिवार मोहल्ला, अपने दोस्त और तमाम लोगों को छोड़कर ये बच्चे इतनी दूर एक अनजान देश में शरण लेने के लिए आए हैं और इन्हें नहीं पता कि आगे की इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। ये दिखाता है कि कितना बड़ा मानवीय संकट पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। अफगानिस्तान से भारत आए 2 अफगान सांसदों से भी बातचीत को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से लगाया। जब ये सांसद हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वे रोने लगे। सांसद नरिंदर सिंह ने कहा कि हमने 20 साल में अफगानिस्तान में जो कुछ बनाया सब खत्म हो गया। बोले वतन छोड़ने का फैसला सबसे कठिन था। वे सभी 8 दिन से गुरुद्वारे में मौजूद थे। उनका कहना है कि तालिबानी रोज आकर बार बार तलाशी लेते थे, किसी तरह से वो बच गए और आखिरकार वो भारत आ गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर दी है जिसमें बताया है कि काबुल एयरपोर्ट के पास जो लोग मौजूद हैं उनमें से 20 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत डेस्परेट हैं देश छोड़ने के लिए, क्योंकि वो तालिबान से डरे हुए हैं। और ये जानकारी नाटो की तरफ से दी गई है। अमर उजाला ने आज हेडिंग लगाई है कि अपने वतन लाए गए 329 भारतीय, अफगानी सिख हिंदू भी बचाए गए। दैनिक भास्कर ने अफगानिस्तान पर एक खास स्टोरी की कि अमेरिकी सेना के हटने के बाद सबसे ज्यादा खतरा चीन, रूस और पाकिस्तान को ही है। ये ऐसे देश हैं जो इन समय तालिबान को समर्थन देने में सबसे ज्यादा उतावले दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाके इन्हें नुकसान होगा। तो भास्कर लिखता है कि रूस को डर है कि मध्य एशिया में उसके क्षेत्र में चीन का दखल बढ़ सकता है। शरणार्थी जो अफगानिस्तान से निकलेंगे वो शरणार्थी अवैध रूप से उनके देश में घुस सकते हैं, जिससे आतंकवाद बढ़ेगा। चीन की चिंता है कि अफगानिस्तान की सीमा से लगते चीन के उइगर मुस्लिम समुदाय वाले शिनजियांग प्रांत में इस इलाके में तालिबान कहीं पैठ न बना ले। चीन इस समुदाय को उसकी धार्मिक प्रैक्टिसों से रोकता आया है, तो जाहिर तौर पर तालिबान को ये नागवार गुजर सकता है, क्योंकि वो एक कट्टरवादी इस्लाम का समर्थक है। तो ऐसे में चीन की ये चिंता है। हालांकि तालिबान के नेता कुछ समय पहले चीन गए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। बात करें पाकिस्तान की, तो तालिबान के चलते उसके पश्चिमी देशों से संबंध खराब हो सकते हैं, जिससे उसे मिलने वाली आर्थिक मदद भी रुक सकती है। अमर उजाला ने एक स्टोरी दी है कि पंजाब में गन्ना किसान इस समय आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ, और उनका कहना है कि उनका जो भी रुपया बाकी है वो रुपया दिया जाए। और इसको लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें 150 ट्रेनें प्रभावित हैं। कई किसान लगातार ट्रैक पर बने हुए हैं। ये खबर ये भी दिखाती है कि किसान किसी एक पार्टी के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे, वे केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। तो अपने स्टेट यानी पंजाब में जहां से ये किसान विरोध कर रहे हैं वहां पर कांग्रेस की सरकार है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है कि उस पर UAPA लग जाना एक बड़ी खबर है। और ये इतनी बड़ी खबर है कि आज इंडियन एक्सप्रेस अकेला अखबार है जिसने इस खबर को पेज 1 की लीड बनाया है। असल में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक अलगाववादी नेताओं का समूह है
जिनके दो धड़े हैं। एक धड़ा चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, दूसरा धड़ा चाहता है कि कश्मीर एक आज़ाद देश रहे। ये दोनों का अस्तित्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनका पाकिस्तान की राजनीति में बहुत बैठ रहा है और कश्मीर में जो लोग थे उनके बीच इन्होंने अपनी एक अहमियत बनाई, इतनी अहमियत बनाई कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकारों ने इन्हें दिल्ली बुलाकर इनसे बातचीत की ताकि पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता हो सके। और अब आखिरकार जब 370 हटाया गया, इसके बाद कहा जाता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लोगों को उस समय हाउस अरेस्ट या अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद से इनकी राजनीति जो है वो काफ़ी मंद पड़ी है और अब इन्हें यूएपीए लगाकर प्रतिबंधित करने का जो काम हो रहा है, इससे इनकी राजनीति या कहें कि अस्तित्व खत्म हो सकता है। फिलहाल जिस मामले में यूएपीए लगाने की कार्रवाई हो रही है, ये मामला पाकिस्तान के मेडिकल और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में कश्मीरी छात्रों को पेमेंट सीट पर दाखिला दिलाने का है। असल में पाकिस्तान के कॉलेजेस में कश्मीरी छात्रों को लेकर एक आरक्षण है, तो उस आरक्षण पर कुछ सीटें रहती हैं जिनमें दाखिला दिलाया जाता है। तो ये काम ये 13 लाख रुपया पर सीट की ब्राइब लेकर ये करते हैं, ऐसा दावा है। अब हम बात कर लें, इंडियन एक्सप्रेस ने एक और अहम खबर दी है कि जाति आधारित जनगणना की जो लगातार बात हो रही है उसके बीच इंडियन एक्सप्रेस ने ये कैलकुलेट किया है कि बीजेपी की जो वोटर है उसमें कितना परसेंट किस जाति का वोटर है। और ये कैलकुलेशन ऐसे समय की गई है जबकि लगातार विपक्ष के जो दल हैं वो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के और जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि देश में किस जाति का कितनी मौजूदगी है और क्या उसे उतना प्रतिनिधित्व मिल रहा है चुनाव में, प्रतिनिधियों में, ये सारी चीजें हैं। लालू यादव को लेकर दैनिक भास्कर की स्टोरी खास है। दैनिक भास्कर लिखता है कि लालू यादव के परिवार में बड़े बेटे तेज प्रताप और छोटे बेटे तेजस्वी के बीच घमासान चल रहा है और हाल में तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के सलाहकार पर आरोप लगाया कि सलाहकार संजय यादव उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। तो ये हैं प्रमुख खबरें जो 23 अगस्त को सुर्खियां बनी। बहुत बहुत शुक्रिया।